वाइटल साइन देखते हैं फंडामेंटल का, ठीक है। वाइटल साइन को हम कार्डिनल साइन भी बोलते हैं, ठीक है। एडल्ट में हम जो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो वाइटल साइंस लेते हैं वो हम TPR एंड BP लेते हैं, और न्यू बॉर्न और चाइल्ड में हम लेते हैं क्या है, RPT एंड BP। पहले रेस्पिरेशन, पल्स, टेम्परेचर और BP हम लेते हैं, ठीक है। एडल्ट का अपोजिट कर देते हैं। और CPR के अकॉर्डिंग हम क्या लेते हैं, सबसे पहले कंप्रेशन करते हैं, फिर एयरवे, ब्रीदिंग और डिफिब्रिलेटर, ठीक है। ट्रेडिशनल वाइटल साइन जो होता है वो क्या होता है, SiO2 होता है, जो कि नॉर्मल होता है 95 से 100%। तो ट्रेडिशनल जो वाइटल साइन होता है उसको SiO2 बोलते हैं, और ये नॉर्मल होता है 95 से 100%। अब देखते हैं डिफ्यूजन क्या होता है, इसको DHL करके हम याद किए हैं। डिफ्यूजन क्या होता है, ये है क्या है, मोलिक्यूलर होता है, जो कि मोलिक्यूलर है, ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन के तरफ, ठीक है। और इसमें मूवमेंट होता है ऑक्सीजन का एंड कार्बन डाइऑक्साइड किसके बीच, तो एल्वियोलाई और क्या, एल्वियोलाई एंड ब्लड और RBC के बीच। याद रखना है DHL में क्या याद रखना है, इसमें मॉलिक्यूलर का ट्रांसफ़र होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, और मूवमेंट होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कहाँ पे, एल्वियोलाई और ब्लड एंड RBC में। अब देखते हैं परफ्यूजन क्या होता है। परफ्यूजन में क्या है, मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बिटवीन क्या है, RBC एंड ब्लड, क्या RBC और ब्लड एंड बॉडी टिश्यू, क्या है, बॉडी टिश्यू के बीच में होता है इन सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के द्वारा, ठीक है, थ्रो कैपिलरीज। और प्लस साथ में क्या है, ब्लड फ्लो टू द बॉडी ऑर्गेन, ठीक है। तो क्या है, परफ्यूजन जो होता है ये मूवमेंट होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बिटवीन क्या है, RBC एंड ब्लड एंड बॉडी टिश्यू इन सिस्टमेटिक सर्कुलेशन थ्रो कैपिलरी के द्वारा, और साथ में ब्लड फ्लो होता है टू द बॉडी ऑर्गेन। अब देखते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर, देखते हैं सबसे पहले रेस्पिरेशन का देखते हैं। रेस्पिरेटरी सेंटर जो होता है उसको मेडुला ऑब्लंगाटा जो होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, क्या होता है, मेडुला ऑब्लंगाटा, और साथ में पोन्स भी होता है, ठीक है। नॉर्मल रेस्पिरेशन को यूपनिया बोलते हैं, और नॉर्मल जो होता है कितना होता है, 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट होता है एडल्ट में, याद रखना है। और अगर क्या है, अगर 10 ब्रीथ से अगर कम हो गया उसको ब्रेडिपनिया बोलते हैं। अगर मतलब मोर देन 24 हो गया है उसको टेकिपनिया बोलते हैं। न्यूबॉर्न में जो रेस्पिरेशन होता है 30 से 60 होता है, लेकिन याद रखना है एक्यूरेट 35 से 40 ब्रीथ पर मिनट। टोडलर में होता है कितना, तो 25 से 32 ब्रीथ पर मिनट होता है, और चाइल्ड का बार बार पूछता है तो इसको याद रखना है 20 से 30 ब्रीथ पर मिनट होता है, और एडोलसेंट में होता है 60 से 20 ब्रीथ पर मिनट। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। इसमें होता है क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर है वो इनहेल, क्या है, इनहेल और एक्सहेल बाय अ चाइल्ड ड्यूरिंग 1 ब्रीथ, ठीक है। जैसे 1 ब्रीथ में क्या है मतलब 500 ml है, क्या है, इनहेल करेगा और 500 एक्सहेल करेगा, उसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। डीप रेस्पिरेशन क्या होता है, डीप रेस्पिरेशन में है क्या है, टाइडल वॉल्यूम मोर देन क्या 500 ml हो जाएगा। अगर कोई पेशेंट अपवाइड ड्रग का पॉइजनिंग अगर कर लिया है तो उसमें डीप रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। और सोलो रेस्पिरेशन हो जाता है, क्या है, सोलो रेस्पिरेशन हो जाता है जिसमें टाइडल वॉल्यूम है वो क्या है, लेस देन 500 हो जाता है, ये फीवर के कंडीशन में देखने को मिलता है। यूपनिया होता है, जो कि क्या यूपनिया क्या है, इसमें नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट है क्या है 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट होता है, और टाइडल वॉल्यूम जो रहेगा वो 500 ml रहेगा, उसको यूपनिया बोलते हैं, मतलब नॉर्मल रेस्पिरेशन है। इनहेलेशन है जब इनटेक ऑफ एयर इनटू लंग्स, और वो भी कितना 1 से 1.5 सेकेंड में है, इनहेल कर लेता है। एक्सहेल है मूवमेंट होता है एयर का फ्रॉम लंग्स टू इन्वायरमेंट, और वो कितना होता है 2 से 3 सेकेंड में। अब देखते हैं नेक्स्ट कुसामोल रेस्पिरेशन क्या होता है।
कुसामोल रेस्पिरेशन में क्या होता है, इंक्रीज डेप्थ एंड रेट हो जाता है। ठीक है, क्या है, इंक्रीज डेप्थ एंड रेट, वो भी कितना, मोर देन क्या 20 ब्रीथ पर मिनट से ऑफ रेस्पिरेशन बट रेगुलर रहेगा, वो भी कितना हो जाता है, इंक्रीज डेप्थ बोले तो 500 ml से ज़्यादा हो जाएगा और रेट 20 ml 20 ब्रीथ पर मिनट से ज़्यादा हो जाएगा। इसमें इंक्रीज डेप्थ एंड रेट हो जाता है, बट जो रहेगा क्या है, रेस्पिरेशन जो रहेगा वो रेगुलर रहेगा। इसको याद करने के लिए कुसामोल रेस्पिरेशन कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये नाम से ही है कुसामोल। कुसामोल कहाँ, कीटोएसिडोसिस हो जाएगा वहाँ पे क्या है, कुसामोल रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। यूरेमिया है, ठीक, सैलिसैलिक पॉइजन है, जैसे जिसको एस्पिरिन पॉइजनिंग बोलते हैं। अगर किसी पेशेंट में सेप्सिस हो गया है, मेथेनॉल का पॉइजनिंग हो गया है, एल्डिहाइड पॉइजनिंग हो गया है, लैक्टिक एसिडोसिस हो गया है, तो याद रखना है कुसामोल से के मतलब कीटोएसिडोसिस में, ठीक है, जी डीके में देखने को मिलते हैं। ये से यूरेमिया के कंडीशन में, सैलिसैलिक पॉइजनिंग में जिसको एस्पिरिन बोलते हैं, और सेप्सिस के कंडीशन में एम से मेथेनॉल पॉइजनिंग, ए से एल्डिहाइड पॉइजनिंग, एल से लैक्टिक एसिडोसिस में कुसामोल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। अब देखते हैं चैन स्टोक रेस्पिरेशन, जिसको हम इंटरमिटेंट रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। इसमें ग्रेजुअल हाइपर अपनिया देखने को मिलेगा, कितना हो जाएगा, 0 से 700 चला जाएगा, उसके बाद हाइपो अपनिया देखने को मिलेगा, 700 से 0 पर आ जाएगा, बट रेगुलर अपनिया रहेगा। इसमें हाइपर अपनिया हो जाएगा, फिर हाइपो अपनिया, फिर अपनिया जो होगा वो रेगुलर रहेगा। ये इंक्रीज आईसीपी के केस में देखने को मिलेगा, और ड्रग का अगर ओवरडोज कर लेगा उस कंडीशन में चैन स्टोक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। अब देखते हैं बायोट रेस्पिरेशन को क्लस्टर रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसमें इरेगुलर अपनिया देखने को मिलेगा विथ डीप रेस्पिरेशन मोर देन 500 ml। ठीक है, ये देखने को मिलेगा अगर इंजरी हो जाएगा ड्यू टू क्या है, क्या मेडुला ऑब्लंगाटा में अगर इंजरी हो जाएगा तो बायोट रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, जिसको क्लस्टर रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसमें इरेगुलर अपनिया देखने को मिलेगा विथ डीप रेस्पिरेशन। ठीक है, और कहाँ पे ये देखने को मिलेगा, मेनिंजाइटिस के कंडीशन में, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर में, हाइपरटेंशन में और स्ट्रोक में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट व्हीजिंग। व्हीजिंग क्या होता है, ये हाई पिच साउंड होता है, ये अकर ड्यूरिंग एक्सपायरेशन मेनली देखने को मिलता है, मेनली एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन। ठीक है, ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, रिवर्सिबल अस्थमा में और इरिवर्सिबल सीओपीडी में। अब देखते हैं रेल साउंड, जिसको रेटलिंग साउंड बोलते हैं। ये स्मॉल क्लिंकिंग और बबलिंग साउंड होता है। ठीक है, जिसमें बबलिंग साउंड है वेयर एयर पास थ्रू म्यूकस इन लोअर रेस्पायरेटरी ट्रैक, बोले तो निमोनिया और ब्रोंकाइटिस के कंडीशन में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट नेजल फ्लेयरिंग क्या होता है। नेजल फ्लेयरिंग है, इसमें नॉइजी रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा ड्यू टू डायलेशन एंड स्वेलिंग इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज। ठीक है, ये इन्फ्लुएंजा के कंडीशन में देखने को मिलता है। ठीक है, और नॉर्मल ब्रीदिंग क्या होता है, नॉर्मल ब्रीदिंग क्या ऑटोमेटिक होता है और इफर्टलेस होता है। रेगुलर रेस्पिरेशन है तो क्या करोगे, 30 सेकेंड क्या है काउंट करोगे और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये निकल जाएगा। अगर इरेगुलर रेस्पिरेशन है तो उस कंडीशन में क्या करोगे भैया, 60 सेकेंड तक हमको चेक करना है। नेक्स्ट देखते हैं, रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पल्स। पल्स क्या होता है, द पल्स इज अ वेव ऑफ ब्लड क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। जब लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फिर हमको क्या है, मतलब पल्स को हम फील कर सकते हैं। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम में हार्ट रेट को से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कार्डियक आउटपुट निकल जाएगा। नॉर्मल जो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 70 होता है और हार्ट रेट होता है वो 72 हार्ट रेट ब्रीथ पर मिनट होता है, मतलब अप्रॉक्स होता है 5 लीटर पर मिनट होता है कार्डियक आउटपुट। अब देखते हैं नेक्स्ट साइट देखते हैं पल्स का। पहला देखते हैं टेम्पोरल पल्स, कहाँ पे चेक करते हैं, टेम्पोरल आर्टरी पासेस ओवर द टेम्पोरल बोन ऑफ द हेड, बोले तो द साइट इज क्या है, सुपीरियर और लेटरल टू आई हम चेक करते हैं। टेम्पोरल पल्स हम चेक करते हैं
टेम्पोरल आर्टरी पासेस ओवर द टेम्पोरल बोन ऑफ द हेड। बोले द साइट इज अ सुपीरियर और लेटरल टू द आई। अब देखते हैं क्या है कैरोटिड पल्स। कैरोटिड पल्स क्या होता है, ये एट द साइट ऑफ नेक, ये नेक के पास होता है। वेयर द कैरोटिड आर्टरी रन बिटवीन ट्रेकिया और क्या है स्टर्नोक्लिवाइड मेस्टोइड मसल के बीच में होता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं राइट क्या है, राइट सेकेंड इंटरकोस्टियल स्पेस, लेफ्ट क्या है लेफ्ट पल्मोनरी। ठीक है, अगर क्या है पल्मोनरी का साउंड सुनना हो तो लेफ्ट सेकेंड इंटरकोस्टियल के पास हम सुनेंगे। और थर्ड पे होता है वो होता है अर्ब होता है। फोर्थ पे होता है जो ट्राई कैप्सिड होता है। और फिफ्थ पे जो होगा वो मिड क्लेविकल होता है। अपाइकल पल्स हम जो चेक करते हैं मोस्ट कॉमन नियोनेट में चेक करते हैं और इन्फेंट में। और फोर्थ क्या है, फोर्थ इंटरकोस्टियल मिड क्लेविकल पे हम क्या है मिड क्लेविकल पे हम चेक करते हैं टिल 4 ईयर तक चाइल्ड में। और फिफ्थ वाला हम चेक करेंगे फिफ्थ इंटरकोस्टियल मिड क्लेविकल लाइन एडल्ट में हम चेक करते हैं। अब चेक करना है बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिजॉक्सिन देने से पहले हम क्या है अपाइकल पल्स चेक करते हैं, जिसमें डिजॉक्सिन क्या करता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देता है और हार्ट रेट कम कर देता है। इसीलिए अगर किसी चाइल्ड में क्या है कि अगर किसी को डिजॉक्सिन दे रहे हैं और क्या है हार्ट रेट है अगर लेस देन 60 बीट पर मिनट अगर हो गया है तो क्या करोगे, होल्ड कर दोगे डिजॉक्सिन को, नॉट एडमिनिस्टर्ड डिजॉक्सिन। अगर चाइल्ड में 70 बीट पर मिनट से कम हो गया है तो फिर क्या है नॉट एडमिनिस्टर्ड डिजॉक्सिन। और इन्फेंट में है, इन्फेंट में अगर 90 बीट पर मिनट से अगर कम हो गया है तो उसमें भी हम होल्ड कर देंगे। अब देखिए ब्रेकियल पल्स जो होता है ड्यूरिंग सीपीआर, जब नियोनेट में सीपीआर देते हैं तो क्या कौन सा पल्स चेक करते हैं, तो ब्रेकियल आर्टरी याद रखना है। यूज करना है ड्यूरिंग बीपी असेसमेंट, ब्रेकियल पल्स चेक करते हैं। साइट कहाँ पे, इनर एस्पेक्ट ऑफ द बाइसेप मसल ऑफ आर्म पे हम चेक करते हैं, याद रखना है इनर एस्पेक्ट ऑफ द बाइसेप मसल। ठीक है, और रेडियल पल्स होता है जो कि मोस्ट कॉमन साइट होता है। रेडियल आर्टरी है रन एलोंग द रेडियल बोन ऑन द थंब साइड ऑफ द इनर एस्पेक्ट ऑफ रिस्ट। अगर रेगुलर है तो 30 सेकेंड तक हम चेक करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इरेगुलर है तो 60 सेकेंड तक हम चेक करेंगे। अब देखते हैं फीमोरल पल्स। अगर कार्डियक अरेस्ट और शॉक वाले कंडीशन में हम फीमोरल पल्स चेक करते हैं सर्कुलेशन ऑफ द लेग को फीमोरल पल्स। और साइट कहाँ पे, सुपीरियर इलियक स्पाइन पे, याद रखना है कहाँ पे, सुपीरियर इलियक स्पाइन पे, बिटवीन एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड प्यूबिक सिम्पाइसिस के बीच में। ठीक है, और क्या है 1 से 8 साल के चाइल्ड है तो उसमें ड्यूरिंग सीपीआर हम चेक करते हैं फीमोरल पल्स। अब देखते हैं पॉप्टिडियल पल्स चेक करते हैं, बिहाइंड नी हम चेक करते हैं। इसमें क्या करते हैं सर्कुलेशन चेक करते हैं इन लोअर लेग पे पॉप्टिडियल पल्स में। तो याद रखना है अपने को पॉप्टिडियल पल्स है, बिहाइंड नी हम चेक करते हैं, इसमें सर्कुलेशन चेक करते हैं लोअर लेग का। अब पोस्टीरियर टिबियल पल्स जो होता है चेक करना है सर्कुलेशन ऑफ फुट, साइट कहाँ पे, ऑन द मीडियल सरफेस ऑफ एंकल। ठीक है, वेयर द पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी पास बिहाइंड द मेडियल मेलोसस के पास। अब देखते हैं डोर्सल पेडिस, कहाँ पे हम चेक करते हैं, फ्रंट ऑफ फुट पे, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ फुट। जब हम प्लास्टर कास्ट हम यूज करते हैं तो उसमें डोर्सल पेडिस पल्स हम चेक करते हैं। रेट जो होता है नॉर्मल कितना होता है 60 से 100 बीट पर मिनट होता है। रिदम जो होता है, रिदम ये हो गया। और पल्स डिफिसिट जो होता है उसमें अपाइकल पल्स में से रेडियल पल्स माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो पल्स डिफिसिट मिल जाएगा। पल्स प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक बीपी में से डायस्टोलिक बीपी को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये मिल जाएगा। नॉर्मल होता है सिस्टोलिक बीपी है 120 होता है और डायस्टोलिक कितना होता है 80 होता है, इसको माइनस कर देंगे तो 40 mmHg मिल जाएगा। कोरिजिन पल्स होता है एबनॉर्मल होता है, इसको वाटर हैमर पल्स भी बोलते हैं। कोरिजिन पल्स होता है इसको वाटर हैमर पल्स भी बोलते हैं। ये क्या होता है, अ पल्स डैट इज फोर्सफुल देन सडन कोलैप्स ड्यू टू एरोटिक रिगर्जिटेशन में।
ठीक है। कोरिजियन पल्स को वाटर हैमर पल्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अ पल्स डैट इज फोर्सफुल देन सडनली कोलैप्स ड्यू टू एरोटिक रिगर्जिटेशन। बाउंडिंग पल्स होता है हाइपरवोलेमिया के कंडीशन में, जब स्ट्रोक वॉल्यूम है 70 से 100 mmF हो जाएगी तो बाउंडिंग पल्स देखने को मिलता है, और बाउंडिंग पल्स होता है हाइपरवोलेमिया के कंडीशन में देखने को मिलता है। अब एम्पलीट्यूड देखते हैं। एम्पलीट्यूड होता है, अगर 0 आएगा तो उसमें अब्सेंस रहेगा, डिमिनिश्ड में 1 होता है, और नॉर्मल जो होता है एम्पलीट्यूड होता है वो 2 होता है। फुल और स्ट्रॉन्ग में होता है +3, और बाउंडिंग पल्स होगा तो +4 देखने को मिलता है। अब देखते हैं, 2 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं बीपी। बीपी क्या होता है, बीपी जो होता है ये फोर्स एग्जर्टेड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी बाय द क्या है, बाय द पुशिंग ब्लड प्रेशर फ्रॉम द हार्ट मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। अब देखते हैं मेथड। एक होता है पाल्पेटरी मेथड और दूसरा होता है ऑस्कल्टेटरी। पाल्पेटरी मेथड से ओनली सिस्टोलिक बीपी चेक करते हैं, और ऑस्कल्टेटरी के द्वारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी हम चेक करते हैं। सिस्टोलिक बीपी होता है, सिस्टोलिक बीपी जो होता है, सिस्टोलिक क्या है, सिस्टोलिक बीपी इज अ रिजल्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रेक्शन करेगा, और डायस्टोलिक बीपी है ये रिजल्ट जब लेफ्ट वेंट्रिकल रेस्ट करेगा तो डायस्टोलिक देखने को मिलेगा। साइज देखते हैं, विड्थ देखते हैं और लेंथ देखते हैं। नियोनेट में साइज देखते हैं, विड्थ जो है 3 सेंटीमीटर होना चाहिए और लेंथ 6 सेंटीमीटर। इन्फेंट में कितना होना चाहिए, इन्फेंट में है विड्थ है 5 सेंटीमीटर और लेंथ है 50 सेंटीमीटर। एडल्ट में अगर आर्म पे चेक करेंगे तो 30 सेंटीमीटर होना चाहिए, और लेंथ कितना होना चाहिए 30। ठीक है, कितना 13 और 30 होना चाहिए। एडल्ट में अगर थाई में हम चेक कर रहे हैं तो 20 विड्थ होना चाहिए और 42 है लेंथ होना चाहिए, याद रखना अच्छे से। ठीक है। नियोनेट में कितना 3-6, इन्फेंट में 5-15, और एडल्ट आर्म में है 13-30, और एडल्ट में है 20-42 हम चेक करते हैं। अब देखते हैं साइट सिलेक्शन कहाँ करेंगे। मोस्ट कॉमन हम लेफ्ट आर्म पे हम चेक करते हैं 2 सेंटीमीटर एबव एंटीक्वाइडल फोसा पे। ठीक है। इन केस ऑफ बोथ आर्म अगर बर्न हो गया या ट्रोमा हो गया है तो फिर हम कहाँ पे चेक करेंगे, थाई पे। कंट्रा इंडिकेशन कहाँ होगा, क्या है, अपर आर्म पे। अगर आईवी ब्लड सैंपल लिया हो या फिर कोई भी आईवी प्रोसीजर है वहाँ पे कंट्रा इंडिकेशन होता है। रीनल फेलियर के कंडीशन में भी क्या है, अगर क्या है फिस्चूला अगर हो गया है, रेडियल अनलर फिस्चूला, लेफ्ट साइडेड ब्रेस्ट को रिमूव किए हैं तो वहाँ पे भी हम नहीं करेंगे बीपी चेक। मेथड देखते हैं, एक इन्वेसिव मेथड होता है, दूसरा नॉन इन्वेसिव। इन्वेसिव मेथड में हम चेक करते हैं, ठीक है, क्या है, चेक करेंगे BRU, ठीक है, टू द चेक बीपी। और नॉन इन्वेसिव में अस्कल्टेटरी के द्वारा हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, दूसरा पाल्पेटरी है। पोजीशन देखते हैं, सिटिंग पोजीशन में हम बीपी चेक करेंगे या फिर सुपाइन पोजीशन में। आर्म कहाँ होना चाहिए, एट द लेवल ऑफ हार्ट पे होना चाहिए। अगर हार्ट के बिलो है तो बीपी बढ़ जाएगा, और एबव हार्ट है तो बीपी कम हो जाएगा। नोट देखते हैं आप। मेक श्योर डैट द क्लाइंट हैज़ नो स्मोक। ठीक है, क्या है, नो स्मोक। अगर स्मोक करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन और हार्ट रेट को बढ़ा देता है। और इंजेस्टेड क्या है, कैफीन विद इन 30 मिनट प्रायर टू मेजर। ठीक है, याद रखना है, वेट करना है 15 से 30 मिनट तक। पेशेंट शुड बी अ सिटिंग पोजीशन, पेशेंट को रखना है सिटिंग पोजीशन में, और बोथ फीट शुड बी फ्लैट ऑन द फ्लोर पे होना चाहिए। इन अगर लेग क्रॉस किया है तो सिस्टोलिक बीपी क्या है, सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी बढ़ जाएगा। अब देखते हैं, आर्म ऑफ पेशेंट शुड बी एट द लेवल ऑफ हार्ट होना चाहिए। अप्लाई करना है कैथेटर ऑफ ब्लेडर डायरेक्टली ओवर द आर्टरी पे। इफ़ अगर पेशेंट में बीपी है क्या है 140/90 तो उसमें है क्या है +30 mmHg को क्या है इंक्रीज करके वो करेंगे। और फिर क्या करेंगे, पंप ऑफ द कफ अंटिल यू नो लॉन्गर फील द ब्रेकियल पल्स। ठीक है, तो क्या करोगे 30 से 40 हम mmHg इंक्रीज कर देते हैं। उसके बाद क्या है, जैसे मान लो अगर 140 है तो 180 तक हम क्या है उसमें क्या है मतलब प्रेशर देते हैं। ठीक है, और फिर क्या करेंगे,
और रिलीज करना है क्या है 2 to 3 सेकेंड पर सेकेंड हम रिलीज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमको क्या देखने को मिलेगा, साउंड प्रोड्यूस होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कोर्सोकॉफ साउंड। ठीक है, तो अगर 140 पे अगर आ जाएगा तो उसको बोलते हैं शार्प टैपिंग, याद रखना है। शार्प टैपिंग देखने को मिलेगा 140 पे, वुजिंग साउंड रहेगा 130 पे, सॉफ्ट रहेगा 120 पे, और क्या रहेगा, क्या है, मफल्ड जो रहेगा क्या है 90 से 110 रहेगा। ये इन्फेंट और चाइल्ड में ज़्यादातर देखने को मिलता है मफल्ड साउंड। साइलेंस जो होता है जिसको 80 बोलते हैं, ये एडल्ट और एडोलसेंट में देखने को मिलता है। अब देखते हैं अगर 140/90 mm/Hg अगर आ गया है तो फिर हम डिफ्लेट कर देते हैं ब्लेडर को 20 mm/Hg पर सेकेंड के, और उसके बाद डॉक्यूमेंट कर देंगे। क्या है, बीपी मेजरमेंट करने के लिए अगर दोबारा हमको बीपी रीचेक करना पड़े तो वेट करते हैं 5 मिनट के लिए। ब्लेडर कफ अगर नैरो है, अगर ब्लेडर कफ नैरो है तो बीपी है इंक्रीज हो जाएगा। बच्चे वाला बीपी हम एडल्ट में यूज कर देंगे। तो क्या है, ब्लेडर कफ अगर नैरो हो गया है तो बीपी इसमें इंक्रीज देखने को मिलेगा, और ब्लेडर कफ अगर वाइड हो गया है तो बीपी है वो क्या है, बीपी कम हो जाएगा। एडल्ट वाला हम बच्चे में यूज कर लिए हैं। ठीक है, और लूज रहेगा, अगर लूज रहेगा बीपी कफ तो बीपी हाई देखने को मिलेगा। तो मतलब ब्लेडर कफ नैरो और लूज रहेगा बीपी तब तो उसमें हाई बीपी देखने को मिलेगा, और ब्लेडर कफ वाइड हो जाएगा तो बीपी कम हो जाएगा। अब देखते हैं इफ़ डिफ्लेट कफ टू क्विकली, अगर डिफ्लेट कर देंगे तो सिस्टोलिक बीपी लो हो जाता है और डायस्टोलिक बीपी हाई हो जाता है। क्विकली अगर डिफ्लेट कर देंगे कफ के तो सिस्टोलिक बीपी कम हो जाता है और डायस्टोलिक बढ़ जाता है। और डिफ्लेट कफ टू स्लो, अगर स्लो करेंगे डिफ्लेट तो सिस्टोलिक बीपी में कोई चेंज नहीं होता है, मगर डायस्टोलिक चेंज बढ़ जाता है अभी भी। अब देखते हैं बीपी, अगर क्या है रिपीटेटिंग असेसमेंट टू क्विकली, अगर फिर क्या है क्विकली अगर बीपी चेक कर देंगे तो सिस्टोलिक बीपी बढ़ जाता है इस कंडीशन में, और डायस्टोलिक कम हो जाता है अगर क्विकली चेक करेंगे तो। अब नेक्स्ट देखते हैं टेम्परेचर अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में टेम्परेचर देखते हैं। बॉडी टेम्परेचर होता है बिटवीन हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस। ठीक है, और बॉडी टेम्परेचर होता है लो होता है मॉर्निंग में कंपेयर टू इवनिंग, और मेंटेन हो जाता है एट इवनिंग टाइम में। हीट रेगुलेशन जो सिस्टम होता है वो कौन होता है, तो हाइपोथैलेमस होता है, याद रखना है। ठीक है, हीट रेगुलेशन सिस्टम देखते हैं। इंटीरियर हाइपोथैलेमस के बारे में देखते हैं। ये है क्या है, बॉडी टेम्परेचर को ये कम कर देता है, स्वेटिंग देखने को मिलेगा, वेजोडाइलेशन कर देता है, इनहिबिट कर देता है हीट प्रोडक्शन के इंटीरियर हाइपोथैलेमस। पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस जो होता है, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस है, ये बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देता है क्योंकि वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है, जिसके कारण ब्लड सप्लाई टू स्किन कम हो जाता है। अब देखते हैं नोट देखते हैं, फार्मूला है ये निकालने के लिए कितना होता है, 9/5C + 32 बराबर F। ठीक है, याद रखना है। फ़ारेनहाइट अगर निकालना हो तो 9/5C + 32 हम कर देते हैं, जिसमें 1.8C + 32 = F। ठीक है, ये फार्मूला है। ओरल टेम्परेचर है वो 98.6 होता है, जिसको 37 डिग्री सेल्सियस बोले, और एक जिला का होता है ओरल से एक कम रहेगा 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो क्या है 97.6 हो जाता है। रेक्टम टेम्परेचर रहता है क्या होता है, ये एक जिला से क्या है, एक जिला टेम्परेचर से 2 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा रहता है, बोले तो 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सबसे पहले ओरल देखते हैं, अंडर टंग हम चेक करते हैं, इसका एडवांटेज है क्या है, मोस्ट कन्वीनियंट साइट होता है, इसमें नो नीड टू प्राइवेसी एंड अप्रोप्रिएट ब्लड सप्लाई होता है, इसीलिए मोस्ट कन्वीनियंट साइट होता है। कंट्रा इंडिकेशन कहाँ पे होता है, अगर ओरल सर्जरी हुआ है, अगर चाइल्ड है लेस देन 6 ईयर है, माउथ ब्रीथ कर रहा है माउथ से, मेंटल पेशेंट है, सीजर है, कोमा है और अनकॉन्शियस पेशेंट है तो। ठीक है, अब देखते हैं नोट, अगर कोल्ड या हॉट फूड ले लिया है, हॉट फूड फ्लूड या स्मोक कर लिया है तो वेट करना है 15 से 30 मिनट तक।
अब देखते हैं एक्जिला के बारे में। न्यूबॉर्न और अनकॉन्शियस पेशेंट में अब मोस्ट कॉमन साइट यही होता है एक्जिला, जो कि 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट देखने को मिलता है। ड्यूरेशन जो हम करेंगे एक्जिला में 2 से 3 मिनट तक चेक करते हैं। क्या है इसमें मिड एक्जिला में हम रखते हैं इन वर्टिकल डायरेक्शन में। इंडिकेशन कहाँ पे हम करते हैं? सीजर वाले पेशेंट में, अनकॉन्शियस में, डिहाइड्रेशन पेशेंट में, कफिंग कर रहा है उस पेशेंट में, एक्सीडेंटल पेशेंट में, और ओरल साइट कंट्रा इंडिकेशन रहेगा उसमें हम एक्जिला टेम्परेचर लेते हैं। अब देखते हैं रेक्टल टेम्परेचर के बारे में। रेक्टल टेम्परेचर होता है वो 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसमें 2 डिग्री फ़ारेनहाइट मोर देन एक्जिला टेम्परेचर रहता है। एडवांटेज है ये रिलायबल साइट होता है क्योंकि रिच ब्लड सप्लाई होता है और लेस इन्वायरमेंट इंटरफेयर होता है इसीलिए। डिसएडवांटेज क्या होता है? लेक ऑफ हाइजीन रहता है, ब्लड सप्लाई ज़्यादा होता है यहाँ पे, इंक्रीज चांस ऑफ ब्लीडिंग का चांस होता है ज़्यादा, इसीलिए कंट्रा इंडिकेशन होता है कार्डियक पेशेंट में, ब्लीडिंग डिसऑर्डर में, रेक्टल सर्जरी में, हेमरोइड के कंडीशन में, कॉन्स्टिपेशन में, डायरिया में और कफिंग वाले में। पोजीशन हम कहाँ पे? सिम्स लेटरल पोजीशन या लेफ्ट लेटरल पोजीशन में हम रेक्टल टेम्परेचर लेते हैं। जेली अप्लाई करते हैं जाइलोकैन ऑन टिप ऑफ द थर्मोमीटर। क्या है? इंस्ट्रक्ट करते हैं फॉर एक्सहेल ब्रीथ, एक्सहेल करो ब्रीथ को बाय माउथ ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ द थर्मोमीटर। तो याद रखना है, इंस्ट्रक्शन देते हैं पेशेंट को एक्सहेल करो ब्रीथ को बाय माउथ के द्वारा ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ थर्मोमीटर। ठीक है। अब देखते हैं एडल्ट में हम चेक करते हैं क्या इंसर्ट करते हैं कितना? 1 से 1.5 इंच हम इंसर्ट करते हैं, याद रखना है। 2.5 से 3.75 सेंटीमीटर हम इंसर्ट करते हैं। और चाइल्ड में कितना? 0.5 से 1 इंच हम इंसर्ट करते हैं, मतलब 1.25 से 2.5 सेंटीमीटर हम इंसर्ट करते हैं। बोले तो अगर चाइल्ड और एडल्ट के हम ले तो 0.5 से 1.5 सेंटीमीटर हम इंसर्ट करते हैं। अब देखते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बारे में। ईयर ड्रम और क्विकली रीडिंग साइट होता है, ये विदिन 2 सेकेंड में ये रीडिंग आ जाता है। इसका टेम्परेचर 99.6 होता है। क्विकली रीडिंग देता है, ये नियर द ब्रेन स्टेम होता है। फ्यू पैथोलॉजी देन अदर साइट देखने को मिलता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये प्रोवाइड करता है कोर बॉडी टेम्परेचर को। इसमें पिन्ना कैसे हम क्या है पिन्ना हम जो क्या है जब इंसर्ट करते हैं उस टाइम है एडल्ट में है, अगर 3 साल से ज़्यादा क्या है बड़ा है तो उसमें अपवार्ड और बैकवार्ड हम इंसर्ट करते हैं, और 3 साल से छोटा बच्चा है उसमें डाउनवार्ड और बैकवार्ड इंसर्ट करते हैं। अब देखते हैं टिप देखते हैं, डू नॉट टच टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अगर टच करोगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तो वेगस नर्व सप्लाई होता है जिसके कारण ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। आफ्टर सर्जरी क्या करोगे? ठीक है, तो आफ्टर सर्जरी एवरी 4 आवर में हम चेक करते हैं टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर प्रेजेंट है तो एवरी आवर में चेक करना है। ओरल और ग्लास थर्मोमीटर देखते हैं। ओरल और ग्लास थर्मोमीटर जो होता है उसका रेंज कितना होता है? तो 95 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 35 से कितना होता है? 43.3 सेंटीमीटर क्या है डिग्री सेल्सियस होता है। और बॉडी टेम्परेचर जो होता है 94 से 106 होता है। अगर बॉडी टेम्परेचर है वो मोर देन 106 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया है तो कैन कॉज ये नेक्रोसिस करा सकता है। केयर कैसे करेंगे थर्मोमीटर को? तो अवॉइड करना है हॉट वाटर टू थर्मोमीटर। अब देखते हैं डिसइंफेक्टेंट क्या यूज करते हैं। सेवलॉन यूज करते हैं, डिटॉल, लाइसॉल और क्या है फ्रेनॉल। ठीक है, तो याद रखना है एसएल करके याद रखना है। एसएल में एसएल का कंडीशन है 120 सोल्यूशन होना चाहिए और कितना 5 मिनट में हम करते हैं। और उसके बाद क्या है डिटॉल है 140 है, बाकी सारा है 140 है। सिर्फ हम लोग को लाइसोल याद करना है, इसमें 140 तो होता है लेकिन कितना 3 मिनट में ये सॉल्यूशन क्या है डिसइंफेक्टेंट कर देगा। तो याद रखना है एसएल का क्या कैसे याद रखोगे? तो एस बोले तो सेवलॉन का 120 होता है मगर 5 मिनट के लिए, और लाइसॉल होता है 140 होता है मगर 3 मिनट के लिए, और डिटॉल होता है 140 होता है, फेरेनॉल भी 140 होता है। क्लीनिंग कैसे करोगे? बिफोर प्रोसीजर है बल्ब टू स्टेम हम क्लीन करते हैं। याद रखना है
बिफोर प्रोसीजर क्लीनिंग करेंगे बल्ब टू स्टॉम। प्रिंसिपल लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड। आफ्टर प्रोसीजर हम स्टेम टू बल्ब करते हैं, स्टेम टू बल्ब। इफ़ अगर थर्मोमीटर है एक्सीडेंटली ब्रेक डाउन हो जाएगा तो बाय नर्स, तो क्या करोगे, मरकरी कैसे कलेक्ट करोगे, नीडल लेस सिरिंज और प्लस ड्रॉपर से हम करते हैं, ठीक है। और फिर अब देखते हैं 1% सोडियम हाई कार्बोनेट क्या है, हाइपोक्लोराइड यूज करते हैं क्लीन फ्लोर के लिए। फ्लोर क्लीन करना है तो 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज करते हैं। अगर इफ़ केस ऑफ पेशेंट सॉलो कर लिया है मरकरी तो अर्ली ऑब्जर्वेशन क्या देखेंगे, मेंटल कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा, लर्निंग डिफिसिट हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा और साइनोसिस। याद रखना है, अगर पेशेंट है मरकरी सॉलो कर लिया है तो अर्ली ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे, तो मेंटल कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा और लर्निंग डिफिसिट, नोजिया वोमिटिंग रेस्टलेसनेस और साइनोसिस। अब देखते हैं लोशन थर्मोमीटर। ये क्या होता है, यूज फॉर चेक टेम्परेचर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन और वाटर। क्या है, यूज करना है चेक टेम्परेचर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन और वाटर। रेंज कितना होना चाहिए, 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस। अब 32 से क्या है 220 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में 273 से 373 केल्विन होना चाहिए। स्पॉन्ज बाथ का टेम्परेचर होता है कितना होता है, 1010 से क्या है 110 से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये स्पॉन्ज बाथ है। टेम्परेचर वाटर इसका होता है रिस्ट और एल्बो पे यूज करते हैं। डिजिटल थर्मोमीटर होता है जिसको इलेक्ट्रिकल थर्मोमीटर बोलते हैं। डिजिटल थर्मोमीटर को इलेक्ट्रिकल थर्मोमीटर बोलते हैं। ये 1 मिनट में डिसइंफेक्टेंट कर देता है। इसमें 70% अल्कोहल होता है और ये पर्सनल थर्मोमीटर होता है, डिजिटल और इलेक्ट्रिकल थर्मोमीटर। अब देखते हैं रेक्टल थर्मोमीटर। ये शॉर्ट एंड राउंड शार्प बल्ब होता है, ठीक है। रेक्टल थर्मोमीटर है, शॉर्ट एंड राउंड शार्प बल्ब होता है। हीमोफीलिया पेशेंट में क्या है, नॉट यूज रेक्टल थर्मोमीटर क्योंकि इंक्रीज चांस ऑफ ब्लीडिंग करा देगा। अब केमिकल स्ट्रिप देखते हैं, यूज करना है फोरहेड पे, चेक टेम्परेचर इन चाइल्ड में, ठीक है। कितना, 2 मिनट के लिए। अब देखते हैं अल्टरनेटिव बॉडी टेम्परेचर देखते हैं। नॉर्मल जो होता है 36 से 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है। और मलेरिया के कंडीशन में देखने को मिलेगा राइगर। इसमें मलेरिया में है 3 स्टेज होता है, कोल्ड, हॉट और स्वेटिंग। कोल्ड, हॉट और स्वेटिंग। सबसे पहले ठंडा लगेगा, फिर बहुत गर्मी लगेगा, फिर स्वेटिंग देखने को मिलेगा, अनकंट्रोल शिवरिंग देखने को मिलता है। माइल्ड फीवर जो होता है 99 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और ये पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में देखने को मिलता है। मॉडरेट थर्मोमीटर होता है कितना होता है 100 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, मेनिंजाइटिस के कंडीशन में देखने को मिलता है। हाई फीवर है वो 103 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट और इंडोकार्डाइटिस के कंडीशन में देखने को मिलता है। और वेरी हाई टेम्परेचर है मोर देन 105, ये क्लिनिकल इमरजेंसी है। मैनेजमेंट कैसे करोगे, कोल्ड स्पॉन्ज हम यूज करते हैं। और एनीमा है वो भी कोल्ड एनीमा देते हैं, क्या है 65 से 85 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, ठीक है। नोट देखते हैं, इन केस ऑफ हाइपरथर्मिया पेशेंट कैन सफ़र फ्रॉम डिलीरियम, ठीक है। अगर इन केस ऑफ हाइपरथर्मिया पेशेंट कैन सफ़र फ्रॉम क्या है डिलीरियम। अब देखते हैं इन्वर्स फीवर क्या होता है भैया। इन्वर्स फीवर होता है, इसमें टेम्परेचर हाई होगा मॉर्निंग में और क्या है इवनिंग से ज़्यादा मॉर्निंग में ही देखने को मिलेगा। अगर नाइट टाइम ड्यूटी करेगा तो फिर क्या है मॉर्निंग में देखने को मिलता है, क्या है टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। नॉर्मली है मॉर्निंग के टाइम टेम्परेचर कम रहता है इवनिंग से। फास्टिंग और स्टेडियम फीवर होता है वो 98.6 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तो चला जाता है। इसमें बॉडी टेम्परेचर रीच एंड हाईएस्ट लेवल इनटू अ डे एंड कांस्टेंट हेयर, हाई टेम्परेचर पे चला जाएगा और कांस्टेंट रहेगा। कंटिन्यूअस फीवर क्या होता है, इसमें फ्लक्चुएशन होता है टेम्परेचर का बिटवीन 2 डिग्री सेल्सियस बट डू नॉट कम टू द नॉर्मल इन अ डे।
बट वो नॉर्मल नहीं होगा दिन भर में। 2 डिग्री के अंदर ही फ्लक्चुएशन करते रहेगा, और ये क्या है दिन भर में वो क्या होगा, वो नॉर्मल पे नहीं आएगा, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फीवर। और ये टाइफाइड और यूटीआई के कंडीशन में देखने को मिलता है। रिमिटेंट फीवर में फ्लक्चुएशन होता है टेम्परेचर मोर देन 2 डिग्री फ़ारेनहाइट, बोले तो 3.8 डिग्री क्या है 2 डिग्री सेल्सियस और 3.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, बट डू नॉट कम टू द नॉर्मल इन अ डे, यूटीआई के कंडीशन में देखने को मिलेगा। इंटरमीडिएट फीवर जो होता है ये बॉडी टेम्परेचर हो अल्टरनेट एट रेगुलर इंटरवल बिटवीन पीरियड ऑफ फीवर अ पीरियड ऑफ नॉर्मल एंड सब नॉर्मल देखने को मिलता है इस कंडीशन में। अब देखते हैं क्या है डिफॉर्मेशंस। ये प्रोसेस होता है जो डिक्रीज करता है बॉडी टेम्परेचर को क्राइसिस और लाइसिस के द्वारा। क्राइसिस में सडनली डिक्लाइन हो जाता है टेम्परेचर, उसको क्राइसिस बोलते हैं, और लाइसिस में जिगजैग मैनर से क्या है टेम्परेचर कम होता है। इसमें बॉडी टेम्परेचर है डिक्रीज होता है विदिन 2 to 3 डे में लाइसिस के कंडीशन में। सब नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है 96 से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब देखते हैं टीपीआर। अगर टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा है तो पल्स 10 बढ़ता है और रेस्पिरेशन 4 बढ़ेगा। अब देखते हैं पेन के बारे में देखते हैं। 5th वाइटल साइन को पेन बोलते हैं, और पेन जो होता है ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है, ठीक है। और ये एक्यूट और क्रोनिक कंडीशन में देखने को मिलता है। अगर क्रोनिक है तो मोर देन 3 मंथ और लॉन्गर है तो उसको क्रोनिक पेन बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी माइल्ड होता है, मॉडरेट और सीवियर होता है। माइल्ड में रेंज जो रहेगा वो 0 से 3 रेंज रहेगा, मॉडरेट में रहेगा 4 to 6 रहेगा, और सीवियर में 7 से 10 हो जाएगा। और वर्स पेन हो जाता है मोर देन 10 अगर है तो ये वेरी सीवियर है, वर्स पेन, ठीक है। अब देखते हैं विजुअल एनालॉग स्केल। इसमें भी 0 कितना होता है, क्या है 1 से 10 तक स्कोर होता है। यूज करते हैं एडल्ट और कॉन्शियस पेशेंट में विजुअल एनालॉग स्केल। अब देखते हैं नियोनेट इन्फेंट पेन स्केल। ये नियोनेट और इन्फेंट में चेक करते हैं। इसमें हम क्या चेक करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन का 0-1 होता है। याद रखना है, सिर्फ कराई का याद रखना है। इसमें 0-1-2 होता है। ब्रीदिंग पैटर्न चेक करते हैं, इसमें भी 0-1। आर्म चेक करेंगे 0-1, लेग, और क्या है स्टेज ऑफ एराउजल भी 0-1 होता है। तो याद रखना है क्या नियोनेट इन्फेंट पेन स्केल में हम जो चेक करते हैं फेशियल एक्सप्रेशन 0-1 होता है। कराई में स्पेशल याद रखना है, इसमें है 0-1 और 2 होता है। ब्रीदिंग पैटर्न चेक करेंगे 0-1, आर्म लेग 0-1, स्टेज ऑफ एराउजल भी 0-1 होता है। मैक्सिमम स्कोर है क्या है नियोनेट इन्फेंट पेल स्केल, वो कितना होता है तो 7 होता है। मैक्सिमम स्कोर कराई का क्या नियोनेट इन्फेंट पेन स्केल में 2 होता है कराई करेगा तो। और क्या होता है 0 से अगर 2 रहेगा तो इसमें नो पेन, उसको माइल्ड बोलते हैं। अगर 3 और 4 रहेगा तो माइल्ड टू मॉडरेट, अगर मोर देन 4 रहेगा तो उसको बोलते हैं सीवियर पेन है। अब देखते हैं फ्लैग पेन स्केल। फ्लैग में क्या आता है, फ्लैग में फेस है, एल से लेग है, ए से एक्टिविटी है, सी से कराई और सी से क्या है कॉन्सोलेबिलिटी है। तो फेस में कितना होता है 0-1-2, लेग में है 0-1-2, और क्या है एक्टिविटी में 0-1-2, और कराई में भी 0-1-2, और क्या है कॉन्सोलेबिलिटी में भी 0-1-2 होता है। मैक्सिमम भी इसका 10 स्कोर होता है। फ्लैग में क्या है फेस है, लेग है, एक्टिविटी है, कराई है और कॉन्सेबिलिटी है, ठीक है। मैक्सिमम 10 स्कोर होता है फेशियल पेन स्केल में। अब देखते हैं वॉन्ग वेकर फेशियल स्केल, इसको यूनिवर्सल स्केल बोलते हैं। ये 3 ईयर और ओल्डर क्लाइंट में हम चेक करते हैं। ओनली बेस्ड ऑन फेशियल एक्सप्रेशन ये चेक होता है। वॉन्ग वेकर फेशियल स्केल 0 से 10 स्कोर होता है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे तो रिलैक्सेशन थेरेपी यूज करते हैं और डाइवर्जनल थेरेपी, जिसमें क्या है प्लेसिबो थेरेपी देते हैं। हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, अपेंडिसाइटिस में अवॉइड करना होता है हॉट एप्लीकेशन को। क्या है मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ पेन मैनेजमेंट किससे होता है तो सर्जरी से होता है।
सिरजवात को हम हॉट एप्लीकेशन में हम यूज करते हैं। इंडिकेशन देखते हैं सिरजवात का, यूज करते हैं आफ्टर पेरिनियल सर्जरी। ठीक है, कहाँ पे? तो क्या है, हेमरेडेक्टोमी में, इपिजियोटोमी में। इट इज़ यूज टू बेटर वुंड हीलिंग और पेन रिलीफ कर देता है। हॉट एप्लीकेशन है, डू नॉट अप्लाई सिरजवात आफ्टर इमीडिएट सर्जरी। हॉट एप्लीकेशन है, डू नॉट अप्लाई बोथ आफ्टर इमीडिएट सर्जरी में हम हॉट एप्लीकेशन यूज नहीं करते हैं। ब्लड वेसल्स चेक करेंगे, चेंज ऑफ द ब्लीडिंग आफ्टर अप्लाई करना है 24 से 48 घंटे ऑफ सर्जरी। ठीक है, 24 से 48 घंटे बाद हम अप्लाई करते हैं हॉट एप्लीकेशन। टेम्परेचर यूज करेंगे सिरजवात में कितना करते हैं? तो 110 से 115 डिग्री फ़ारेनहाइट हम टेम्परेचर क्या है यूज करते हैं। तो ये हो गया अपना कंप्लीट हो गया टोटल वाइटल साइन। थैंक यू।